आज हम बात करेंगे एक टिया रेसिमोसा के बारे में, जिसका कॉमन नेम है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। इसको शॉर्ट में सिमिसी करके लिखते हैं। इसका एक और नाम है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। कॉमन नेम इसका आता है ब्लैक स्नेक रूट या ब्लैक कोहॉर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर इसका एक्शन होता है बॉडी में। आप पहला इसका सबसे बड़ा एक्शन होता है रिमेटिक केस पे, मतलब जहाँ पे भी जॉइंट्स में पेन है, दर्द है, स्वेलिंग है, उन कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, नर्वस सब्जेक्ट्स विथ ओवेरियन इरिटेशन एंड हैवी लिम्स। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, वो पर्सन से है, मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसी लेडी जो नर्वस है और नर्वस के साथ साथ में उसको ओवेरियन इरिटेशन, मतलब उसके जो ओवरी है उसमें इरिटेशन है, स्वेलिंग है, कोई न कोई समस्या है, और साथ में पैरों में भारीपन है। हैवी लिम्स, लिम मतलब पैर होते हैं, तो जो पैर हैं या हाथ पैर हैं उसको बोलते हैं, वो भारीपन उसके अंदर महसूस हो, ठीक है। हाथ और पैर अगर उसमें भारीपन महसूस हो, ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो और पेशेंट नर्वस हो, तो वैसी कंडीशन में ये पेशेंट होता है सिमिसिफ्यूगा का, या जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिया रेसिमोसा या सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा का, ठीक है। अब इसका जो एक्शन होता है बॉडी पे वो होता है मस्कुलर, मतलब मसल्स पे काम करती है। न्यूरोटिक होता है, नर्वस सिस्टम को बिलोंग करती है। क्रैम्पी पेन इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के लगभग हर पार्ट में क्रैम्पी पेन होता है इसके अंदर में, मतलब मरोड़ जैसा दर्द। तो अगर एक्टिया रेसिमोसा या सिमिसिफ्यूगा की कंडीशन है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्रैम्पिंग पेन बॉडी में जरूर मिलेगा, ठीक है। प्लस एजिटेशन एंड पेन लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। जो दर्द होता है वो ऐसा दर्द होता है जैसे शॉक लगा हो, इलेक्ट्रिक बिजली का करंट जैसे लगता है, उस तरीके का इसके अंदर में दर्द महसूस होता है, ठीक है। डिप्रेशन, पेशेंट के अंदर में डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, पेशेंट डिप्रेस सा महसूस होता है। और साथ में विथ सेंसेशन ऑफ अ ग्रेट क्लाउड एनवेलपिंग हर। लेडीज के केस में आप देखेंगे कि पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे उसको काला बादल चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उसके सिर के ऊपर अगर वो पेशेंट महसूस करती है कि चारों तरफ कालापन महसूस हो रहा है, काला बादल घेरे हुए, उसको और कुछ दिख नहीं पा रहा है। तो जब भी पेशेंट अगर इस बात की जिक्र करे, ये स्पेशली लेडीज के केस में होता है, तो अगर इस तरह का पेशेंट कोई भी बात कर रहा है तो आपको वहां पे कंफर्म करना है कि ये पेशेंट एक टीआरएस का ही है। ड्रीम्स ऑफ इम्पेंडिंग एविल, ठीक है, बुरी चीजों का सपना अगर आए। इल्यूजन्स ऑफ रैट एंड माइस, ठीक है, चूहा या इस तरह की चीजें उसको दिखाई देते हैं, उसको महसूस होता है कि चूहा या कोई चीज उसके नीचे से जा रहा है, ठीक है। तो ये भी सिम्टम होता है एक टीआरएस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट को और क्या क्या चीजें होती हैं। इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एक्शन का मतलब क्या होता है, बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है उससे वर्ड बना हुआ फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होती है, खाना पीना, मतलब जो सिस्टम्स अलग अलग हैं। नर्वस सिस्टम है तो ब्रेन से संबंधित चीज़ें हो जाएंगी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है तो उसमें हार्ट या उससे संबंधित चीज़ें हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें फेफड़ा और फेफड़े से संबंधित जो जो ऑर्गन्स हैं वो आ जाएगा, जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो वो भी एक सिस्टम है, तो उसकी अलग फिजियोलॉजी होती है, तो उसमें मुंह से लेकर के एनस तक के सारे जो पार्ट्स आते हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसे ही बॉडी का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है और उसकी जो फिजियोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है। तो इसका, अच्छा, हर मेडिसिन का अलग अलग जगह पे एक्शन होता है, अलग अलग पार्ट पे एक्शन होता है। तो इसका कहाँ कहाँ पे एक्शन होता है, पहला होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन और ब्रेन से संबंधित जहां जहां पे भी नर्व्स हैं वहां पे इसका एक्शन होता है। प्लस रूमेटिक हाइपरीमिया, ठीक है। रूमेटिक मतलब जो ज्वाइंट से जहां जहां पे जोड़ हैं, ठीक है, और वहां पे ब्लड का हाइपरीमिया मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, ईमिया मतलब होता है ब्लड का इकट्ठा होना,
यानी कि जहाँ पे रोमेटिक ज्वाइंट है और वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया हो, वैसी कंडीशन में ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। कोरिया, कोरिया का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जैसे जब किसी पेशेंट को बच्चा हो, उसको बोलते हैं सूतिकोन्माद, मतलब जब बच्चा पैदा होने के बाद की जो कंडीशंस होती हैं और उसमें उन्माद जैसा हो, पागलपन जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है, तो उन सारी चीज़ों को एक वर्ड में बोला जाता है कोरिया। पैरालिसिस, चूंकि नर्वस सिस्टम है तो पैरालिसिस की कंडीशंस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है, तो उन कंडीशंस में भी इसका यूज होता है। सर्कुलेशन, बॉडी सर्कुलेशन में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, बॉडी सर्कुलेशन में जैसे फेब्राइल इरिटेशन, ठीक है, फीवर की जैसी कंडीशंस होती है, साथ में इरिटेशन हो, हार्ट इरेगुलर हो, हार्ट का जो एक्शन होता है इरेगुलर, पल्स चलता है, फीबल पल्स हो, धीमी हो, फीबल मतलब होता है धीमा, ठीक है, पल्स धीमी हो, फीमेल के कंडीशन में रूमेटिक हाइपरेस्थीसिया हो, रूमेटिक की कंडीशन हो, साथ में हाइपरेस्थीसिया हो, ठीक है, एस्थीसिया मतलब होता है, हाइपर एस्थीसिया मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो स्किन उसकी, ठीक है, और रूमेटिक कंडीशंस हो, और प्लस उसके जो सेंस हैं वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, ठीक है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? आप लोग देखिए, आवाज़ कहीं से हो रही है क्या? कोई टाइपिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, चूंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मुझे। टाइपिंग कहाँ हो रहा है? हाँ, ये जो कट कट की आवाज़ आ रही, कहाँ से आ रही है? ओके, अब नहीं जा रहा। हाँ, नहीं तो फिर मुझे इधर फैन से का बात है। बंद करना पड़ेगा वॉइस को, ठीक है। तो आप लोग अपनी तरफ से ध्यान दें कि आवाज़ ना हो, ताकि इधर से डिस्टर्बेंस मुझे ना हो, ठीक है, मेरा ध्यान चला जाता है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल एक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मोडेलिटीज़ के बारे में। नहीं, उसके पहले है एलिमेंट्स फैक्टर, ठीक है। आप लोग को पता ही है एलिमेंट्स फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि किसी बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम, और एलिमेंट्स फैक्टर बोलते हैं। तो इसकी बीमारी की शुरुआत होती है फ्राइट, भय। जब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये मेडिसिन यूज की जाती है सिमिसिफ्यूगा, जब बच्चा डिलीवरी होने वाली कंडीशन होती है, तो जो भय होता है उस दौरान में कि बच्चा पैदा कैसे होगा, दर्द बहुत होगा, ऐसी तकलीफ होगी, ये होगा, तो वहाँ पे हमने बात किया था एकोनाइट के बारे में कि एकोनाइट भी दिया जाता है फियर के केस में। फ्राइट है, जो अंदर भय बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए और नॉर्मल वे में डिलीवरी हो, उसके लिए एकोनाइट के साथ साथ में सिमिसिफ्यूगा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अभी मेरे पास किसी ने मैसेज किया था यूट्यूब पे कि सर सिमिसिफ्यूगा को कितने दिन पहले देना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितने कैसी कंडीशन है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले दे सकते हैं। फियर ज़्यादा अगर महसूस हो रहा हो तो इकोनाइट और इसकी आवश्यकता थोड़ा और पहले से भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है। अदरवाइज जनरली जो कंडीशन है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले से दिया जा सकता है 30 या 200 पोटेंसी में, ठीक है। साथ में एंग्जाइटी के कारण अगर कोई बीमारी पैदा होती तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। चाइल्ड बियरिंग, वही वाली बात है कि जब लेडी कोई चाइल्ड को बियर कर रही है, मतलब पेट में बच्चा है, तो वैसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। डिसअपॉइंटेड लव, जब कोई लव के केस में फेल हो या प्यार किसी का पिछड़ जाए, उसके बाद जो कंडीशंस होती है, जो अंदर से डिसअपॉइंटेड पेशेंट फील करता है, तो उस कंडीशन में भी ये दवा यूज़ की जाती है। और इस पे बहुत सारी दवाएं हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये दवा भी काम आती है अगर इसके सिम्टम मिलते हैं तो। ओवर एग्जर्शन, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करने के बाद में फटीक हो जाए, वीकनेस महसूस हो या उसको तकलीफ हो, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। ओवर एग्जर्शन मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करने के बाद में, तो अगर कोई बीमारी होती है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। बिजनेस फेलियर्स, बिजनेस फेल हो जाए और उसके बाद जो डिप्रेशन की कंडीशंस होती है, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग डेंटिशन, स्पेशली बच्चों के केस में जबकि दांत निकल रहे होते हैं, तो उसके जो एलिमेंट्स आते हैं, उसमें जो तकलीफ़ें होती हैं, वहाँ पे अगर इसके सिम्टम मिलते हैं, क्योंकि दांत निकलते समय में बहुत सारी दवाएं हैं,
मैक कार्ब है, कैमोमिला है, कैकेरिया कार्ब है और कई सारी मेडिसिन हैं। वहाँ पे अगर इसके सिम्टम्स मिलते हैं, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो आगे बात करेंगे हम, तो वहाँ पे इसका भी यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पे इसका यूज होता है सिम्टम मिलने पे। अब हम बात करते हैं मोडेलिटीज़ के बारे में, मतलब इसकी तकलीफ़ें कब बढ़ती हैं और कब घटती हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि कब इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। वर्स मेंस्ट्रुएशन सप्रेस्ड, जब भी किसी कारणवश अगर मेंसेस सप्रेस हो गया हो तो मेंसेस के सप्रेस होने के बाद इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, वर्स ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान अगर कोई तकलीफ होती है तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। वर्स इमोशंस, इमोशंस के कारण अगर कोई तकलीफ होती है या इसकी जो तकलीफ़ें होती है इमोशंस में बढ़ जाती हैं, ठीक है, मेंसेस सप्रेस होने के बाद बढ़ जाती हैं, ड्यूरिंग लेबर में बढ़ जाती हैं, इमोशंस सप्रेस होने के बाद इसकी तकलीफ़ों में आपको देखेंगे वृद्धि मिलेगी, तकलीफ बढ़ जाती है। तो जब इमोशंस की वजह से अगर तकलीफ बढ़े तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। वर्स अल्कोहल वाइन, अल्कोहल पीने से, वाइन यूज करने से जो पेशेंट की तकलीफ होती है बढ़ जाती है। इसकी तकलीफ़ें कब बढ़ती हैं? रात में, नाइट के समय बढ़ जाती हैं। प्यूबर्टी के केस में, प्यूबर्टी जो एज होती है उस एज में, मतलब 11, 12, 13 साल से लेकर के और जो 18, 19 साल की अवस्था होती है उसमें भी इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। प्लस क्लाइमैक्सिस, क्लाइमैक्सिस पीरियड में, ठीक है, जब एज होती है आफ्टर 40 के बाद में, तो वहाँ पे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और चेंज ऑफ वेदर, जब वेदर चेंज हो रहा हो, मौसम जब परिवर्तित हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, एक मौसम से ठंडे से गर्मी में जाने पे, तो वैसे समय में अगर तकलीफ बढ़ रही है तो वहाँ पे भी इस दवा के बारे में एक बार सोचना चाहिए। कंडीशन वही है, सिम्टम्स मिलने चाहिए। वर्स हीट एंड कोल्ड, ठंडे और गर्म से इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, मतलब ठंडा भी बर्दाश्त नहीं होता है, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती है, दोनों में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। वर्स डैम्प कोल्ड वेदर, ठीक है, डैम्प कोल्ड वेदर में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। जैसे हमने बात किया था एकोनाइट के बारे में, आप लोगों को ध्यान होगा, तो एकोनाइट में हमने कहा था कि वो ड्राई कोल्ड वेदर में उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, मतलब सूखे नम मौसम में जो कि ठंडी वाला होता है। ये इसकी तकलीफें कब बढ़ती हैं? डैम्प कोल्ड वेदर में। कोल्ड तो है लेकिन डैम्प भी है, मतलब नमी भी है। वो कंडीशन कब होती है? बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में जब ठंडी वाली कंडीशन होती है तो वहाँ पे इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, मतलब बारिश के ठंडे मौसम में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। वर्स मोशन, चलने फिरने से इसको तकलीफें बढ़ जाती हैं। अब हम बात करते हैं रिलीफ किस में होता है। ठंडक से इसकी तकलीफें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है गर्मी से इसको आराम मिलेगा। तो वार्म रैप्स, कुछ गर्म चीजें ओढ़ लेने पे, रैप्स मतलब होता है ओढ़ लेना, तो गर्म चीजें ओढ़ लेने पे पेशेंट को आराम मिलता है। रिलीफ ओपन एयर, खुली हवा में पेशेंट को आराम मिलता है। रिलीफ बाय प्रेशर, जहाँ पे तकलीफ है वहाँ पे दबाव देने पे पेशेंट को आराम मिलता है। कंटिन्यूड मोशन, लगातार चलने पे आराम मिलता है। हमने भी बात किया था कि मोशन से तकलीफ होती है, मतलब थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा मूव करता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब लगातार चलना शुरू कर देता है तो आराम मिल जाता है। तो कंटिन्यूड मोशन में इसमें हम एक दो दवाओं को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे रस्टॉक्स और सीपिया, ठीक है, और भी दवाएं हैं। लेकिन रस्टॉक्स में क्या होता है कि पेशेंट को जब पहले मूवमेंट पे तकलीफ होती है, चुपचाप बैठा होता है तो तकलीफ होती है, ठीक है, लेकिन लगातार चलता है तो आराम मिल जाता है। सीपिया में है कंटिन्यूड मोशन पे, लगातार फास्ट मोशन पे, उसमें क्या होता है कि तेज पेशेंट चलती है, मतलब जब बेचैनी होती है तो बहुत तेज चलती है, इधर उधर इधर उधर, उसमें उसको आराम मिलता है। रुक जाती है तो तकलीफ बढ़ जाती है, तो ये अंतर है। रिलीफ बाय प्रेशर, जहाँ पे उसको तकलीफ है वहाँ पे दबाव देने पे पेशेंट को आराम मिलता है, ये ऑलरेडी बता दिया गया। रिलीफ बाय ग्रैस्पिंग थिंग्स, जब उसको तकलीफ होती है तो किसी चीज़ को जब कस के पकड़ लेती है तो उसको आराम मिलता है, ठीक है। कोई भी तकलीफ अगर उसकी है, मेंसेस की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को कस के पकड़ ले तो उसको आराम महसूस होता है। तो ये इसके खास फीचर्स हैं मोडेलिटीज़ के बारे में।